तो हमने आपको पहले ही कहा था कि इस बार अगर विपक्ष भी धारदार है तो हंगामा भी जोरदार होगा। हालांकि सत्र तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो सांसदों को शपथ ही दिलाई गई है, अभी तो स्पीकर के नाम को लेकर भी रण जारी था। तो ऐसे में आज ये तय हो गया कि स्पीकर कौन होगा। एनडीए की तरफ से अब तक यही होता आया है कि स्पीकर जो होता है वो आपसी सहमति से बन जाता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जमकर इस पर राजनीति हुई। पहले ओम बिरला पर सहमति बन गई, एक बार फिर से स्पीकर के पद को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। इस बार राजनीति की बिसात पर इंडिया गठबंधन ने अपना पत्ता खोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रिटर्न कॉल नहीं किया गया, फोन नहीं उठाया गया और स्पीकर पद के लिए के सुरेश का नाम आगे बढ़ा दिया गया। के सुरेश आपको याद होगा, जिनके बारे में कहा गया था कि प्रोटेम के लिए वो सबसे वरिष्ठ है। के सुरेश ने नामांकन भी भर दिया है और अब इंतजार है नतीजों का। कल वोटिंग होगी। अब क्या क्रॉस वोटिंग होगी? यहां पर मजबूत है विपक्ष भी, लेकिन देश में 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, उसके बाद 76 में और अब 2024 में चुनाव हो रहा है स्पीकर का। साहब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश साहब हैं। सुरेश साहब, आपने नॉमिनेशन भरा है, पर्चा भरा है, क्या कहेंगे आप आज? नहीं, मेरा नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ये पार्टी का डिसीजन है ना, इंडिया अलायंस को डिसीजन टू फाइल नॉमिनेशन। सो हमारा पार्टी एंड इंडिया अलायंस से ट्राई करने के लिए कंसेंसस, बट गवर्नमेंट सेड तैयार नहीं करेगा कंसेंसस के लिए, सो इसलिए हम फाइल कर दिया नॉमिनेशन। अच्छा, एक चीज सरकार का ये कहना है कि आप लोग ये चाहते थे कि सहमति से हो, लेकिन कांग्रेस जो है इसको डिरेल करने की कोशिश की गई, लगातार उनसे बातचीत की गई, उसके बावजूद। ऐसा नहीं है। वो राजनाथ सिंह कल रात को फोन कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। खड़गे जी उन्होंने बोल दिया हम रेडी तैयार है सपोर्ट करने के लिए, डिप्यूटी स्पीकर हमको देने के लिए। बट राजनाथ सिंह जी बोल दिया वो मेम अदर लीडर्स डिस्कस करने के लिए वापस आएंगे, बट नहीं वापस नहीं आएगा। लेकिन के सुरेश जी, नंबर आपके पक्ष में उस तरह से नहीं? नंबर इज डोंट माइंड, नंबर इज नॉट अ इश्यू, but you have to follow the convention of the Lok Sabha. धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि रण होने वाला है और यहां पर विपक्ष कोई भी ऐसा मौका कहीं ना कहीं पक्ष को देगा नहीं जिससे कम से कम ये पता लग सके कि वो कमजोर है। भले 234 का नंबर है, वो बीजेपी को लगातार ये एहसास दिलवा रहा है, बीजेपी को लगातार कह रहा है कि भैया आपके पास तो 240 है, आप वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये एहसास दिला रहा है कि आपकी सरकार जो है ज्यादा दिन चलेगी नहीं। तो ऐसे में एनडीए से ओम बिरला तीसरी बार स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बना दिए गए। कांग्रेस की ओर से के सुरेश मैदान में उतार दिए गए। तो ऐसे देखिए, अब यहां पर चुनाव होगा। ये ओम बिरला है और साथ ही साथ के सुरेश है। के सुरेश, मैंने आपको पहले भी बताया कि के सुरेश जो है, जो वरिष्ठम कहा गया था कि इंडिया गठबंधन से। अब ये देखना होगा, यहां पर सिर्फ जो है स्पीकर के चुनाव का टेस्ट नहीं है, यहां टेस्ट ये भी है कि इंडिया गठबंधन क्या एक साथ है, क्या 234 के 234 एक साथ है। अब के सुरेश है कौन? पहली बार स्पीकर पर क्लेश हो रहा है। तो ओम बिरला उम्मीदवार है, राजस्थान के कोटा से सांसद है, चुन करके आए हैं, 2014 से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2019 में लोकसभा अध्यक्ष बने, सेकंड टर्म वाले छठे स्पीकर सदन में, कड़े प्रशासक की उनकी छवि है। के सुरेश के बारे में आपको बता देते हैं, विपक्ष के उम्मीदवार हैं, 8वीं बार लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में सबसे ज्यादा अनुभव प्रोटेम स्पीकर के दावेदार थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रोटेम स्पीकर के दावेदार थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि हमारे सबसे अनुभवी यही कांग्रेस के सीनियर नेता की हैसियत रखते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि यहां पर देखना होगा मायावती क्या साथ हैं, बाकी लोग क्या साथ हैं। ये तमाम चीजें देखने की होंगी जब ये लिटमस टेस्ट फ्लोर पर होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि
अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक अब ये जानने की बात होगी, हम चलेंगे अपने जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर मौजूद है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या। सुबह होते होते लगभग ये तय लग रहा था कि ओम बिरला, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा के स्पीकर थे, उनके नाम पर सहमति है, विपक्ष भी उनके नाम पर सहमति दे रहा है। ये बात लग रही थी, राहुल गांधी की तरफ से भी ऐसा बयान आया कि हम जो है सहमति दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता आया है कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। लेकिन पक्ष भी लगातार कहता आ रहा था कि ऐसी सरकार में 2004 में आप मर्यादा कहाँ भूली थी, जब डिप्टी स्पीकर एनडीए का होना चाहिए था, लेकिन तब आपने दिया नहीं था। तो कुल मिलाकर के कनिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस पहेली को सुलझाते हैं। कनिका, मुझे एक बात बताइए, एक पहेली क्या है? सुबह होते होते सब राजी, तो अब बीच में के सुरेश आ गए, कौन बन गया काजी? देखिए, बिल्कुल इस पहेली में एक लास्ट ट्विस्ट जो था वो के सुरेश का था, और के सुरेश को विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट उतारना ये अपने आप में एक बड़ा ट्विस्ट था। लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की ओर से एक रणनीति थी। हालांकि कल शाम तक यही बात चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जो है वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं देगा। इस तरह की बातें जो हैं वो अंदर खाने चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के नेताओं को ये भी था कि सरकार की ओर से या बीजेपी और एनडीए की ओर से डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो अगर विपक्ष को मिल जाएगा तो वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये कहीं ना कहीं ये कंडीशन जो है, जो राजनाथ सिंह या बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि जो कंडीशन ऑपोजिशन रखी थी वो बिल्कुल सही बात थी। सुबह तक यही चर्चा थी इस बात के बारे में कि डिप्टी स्पीकर मिलेगा तो इंडिया अलायंस की ओर से उतारा नहीं जाएगा कैंडिडेट, लेकिन उसके बाद फिर तय हुआ कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो ऑफर नहीं की जा रही है, और उसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि के सुरेश को जो है ऑपोजिशन की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से स्पीकर का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके पीछे 2 कारण हैं। विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन दिखाना और विपक्ष का ये दिखाना कि हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं इस बार। जिस तरह से 10 सालों में बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर रहा है विपक्ष, कहीं ना कहीं जो मैंडेट इस बार ऑपोजिशन को मिला है, जो नंबर ऑपोजिशन को मिला है, ऑपोजिशन चाहता है कि पार्लियामेंट के भीतर वो शक्ति प्रदर्शन किया जाए, वो दिखाया जाए कि इतना आसान नहीं है सरकार के द्वारा तमाम फैसलों को कहीं ना कहीं करना। तो ये एक स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की कि ताकि इसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न मैं आपको बता चुकी है, दूसरा रीज़न ये है कि जिस तरह से एनडीए को जो सीटें मिली है उनको एक बार फ्लोर में उस सीट को, उन नंबर्स को प्रूव करना होगा। और कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक की जो ये स्ट्रैटेजी है वो यही है कि सरकार को बैकफुट पे कितना हम खींच सकते हैं, किन मुद्दों से घेर सकते हैं, वो एक रणनीति जो है वो प्लान आउट की गई है। कांग्रेस बैटिंग कर रही है, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दक्षिण का भी चेहरा है, दक्षिण पर बहुत जोर भी लगाया, दक्षिण ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, यहाँ पर राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया। अब 2 चीज़ें हैं, अब इससे कहीं ना कहीं ये भी तय हो जाएगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं कि नहीं बनते। कहा जा रहा है कि वो, और ये भी तय हो जाएगा कि अभी तक जो है, क्योंकि दीदी अभी तक साथ नहीं आई है, इंडिया गठबंधन क्या पूरा इंटैक्ट है, पूरा 2, 3, 4 इसी नाम पर इंटैक्ट है, या फिर सिर्फ ये कांग्रेस और सपा और जो बाकी पार्टी है, ये भी देखना होगा। लेकिन कुमारी सैलजा क्या कह रही थी आज, वो सुन लेते हैं।
अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी। मैम, स्पीकर पोस्ट के लिए आज इंडिया ब्लॉक ने भी अपना कैंडिडेट के सुरेश के फॉर्म में उतार दिया है, तो कैसे देखती हैं इस डिसीजन को आप? बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, 8 बार के सांसद हैं, और जब सत्ता पक्ष ने चाहा ही नहीं, भाजपा ने चाहा ही नहीं कि कंसेंसस बिल्डअप हो संसद में, तो फिर हमें भी ये करना पड़ा। और हम हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम और पार्टियों से भी बात करेंगे और सुरेश जी को हम जिताएं। मैम, अगर नंबर्स की बात करें तो 234 का नंबर है इंडिया ब्लॉक के पास, और वहीं बीजेपी बहुमत है, तो कैसे देखती हैं इस पूरे चुनाव को आप? हाँ, तो हमारा प्रयास होगा ना, प्रयास होगा। अब इन्होंने ये इतिहास ऐसे बनाना चाहते हैं ये कि कंसेंसस बिल्डअप ही नहीं करना, तो फिर हमारे को तो इन्होंने एक ढंग से फोर्स किया है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से स्पीकर पोस्ट पे चुनाव हो रहा है, तो इसको जिम्मेवारी तो सत्ता पक्ष की है ना, क्यों ऐसी परिस्थिति बनी। अगर मैम बात करें, आज राहुल गांधी भी जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कंसेंसस की बात करते हैं। खरगे जी से उन्होंने कल बात की थी, फिर आज कॉल रिटर्न नहीं किया गया, तो इस आरोप को कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी ने हमेशा सच बोला है, और उनकी सच लोगों को कड़वी लगती है, क्योंकि वो एक आईना है, दिखाते हैं, बताया, असली बात बताएं तो सत्ता पक्ष जवाब दे उनकी बात का। उनकी बात का जवाब वैसे बहुत कम दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी कुमारी सैलजा, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि स्पीकर पोस्ट पे बेसखी नंबर ना हो, मगर इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन अनीस के साथ आनंद सिंह, न्यूज़ एक्स, दिल्ली। कनिका, क्या ये थ्योरी सही है कि बात हो गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे और राजनाथ सिंह के बीच में, और दोनों के बीच में ओम बिरला को लेकर के अंदर खाते बात हो गई थी, आम सहमति बन गई थी, लेकिन राहुल गांधी सामने आते हैं, और राहुल गांधी, जाहिर सी बात है, जब बोलते हैं तो सो कॉल्ड, राहुल गांधी भी पहले अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बहुत बार हमने देखा है सेम पेज पे नज़र नहीं आते। तो राहुल गांधी जब ये कह देते हैं कि कॉल किया था खड़गे जी को, रिटर्न कॉल का इंतज़ार है, तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी फिर बदल जाती है, फिर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एक्टिव हो करके आनन फानन में ये नाम लेकर के आता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे राजनाथ सिंह की ओर से कल मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की गई थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनाथ सिंह से बातचीत करने के बाद ये बोला था कि मुझे इंडिया अलायंस के नेताओं से पहले बात करनी होगी, उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि इस पूरे प्रकरण में इंडिया अलायंस का क्या रुख रहेगा, क्या हम समर्थन देंगे या हम नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे बात करनी होगी। और ये बिल्कुल बात सही है, राजनाथ सिंह का ये कहना बिल्कुल सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार कॉल पे बात हुई है। इस पूरे प्रकरण के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, इन तमाम नेताओं से राजनाथ सिंह ने बात भी की है और विपक्ष से समर्थन की मांग भी की है। पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि विपक्ष ये कोशिश कर रहा था कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हमें मिल जाए तो हम स्पीकर के लिए अपना कंसेंसस दे देंगे, अपना जो समर्थन है वो दे देंगे, और डिप्टी स्पीकर हम अपना रख लेंगे। कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी बाद में आए और राहुल गांधी ने जब वो बयान दिया तो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। तब तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई और ये तय किया गया कि अगर हमने समर्थन दे दिया तो हम कहीं ना कहीं सरकार के आगे झुकते हुए नजर आएंगे। हमारे सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी थी कि ये एक बड़ी रणनीति थी कि सरकार के आगे झुकना नहीं है, सरकार के सामने खड़े होकर लड़ना है और मजबूती के साथ विपक्ष को दिखाना है। इसीलिए फैसला किया गया और आनन फानन में कोई फैसला नहीं किया जाता। कभी भी के सुरेश को सुबह ही इंडिकेट किया गया कि आप अपनी डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस से वो कॉल गया उनके पास, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई और उसके बाद तुरंत ये फैसला किया गया कि के सुरेश को कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक बल्कि स्पीकर पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट बनाएगा। तो इसके पीछे साफ तौर पे कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन केवल और ये पहले इसलिए कहा जा रहा था, जैसे कनिका आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल इसलिए ठीक है, मनोहर इस चीज को कंफर्म करेंगे। मनोहर, ये पहले ही कहा जा रहा था कि जो डिप्टी स्पीकर पद है उसके लिए कहीं ना कहीं राजी हो गई है एनडीए, क्योंकि जाहिर सी बात है एनडीए की सरकार है इसलिए राजी होगी। 2004 में भले यूपीए राजी नहीं हुआ था, उस वक्त एनडीए को नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं राजी हो गई है। ठीक है, राहुल गांधी आते हैं, कुछ कहते हैं, स्ट्रेटजी चेंज होती है। अब स्पीकर पर अगर इतना रण है, ठीक है, स्पीकर तो मेरे को लगता है कि एनडीए के पास बहुमत है, ओम बिरला पर इतनी ज्यादा परेशानी उन्हें नंबर से नहीं होगी, लेकिन विपक्ष अपना जो है वो टकराव दिखाएगा। तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर पर
अब आकर के सारा पेच फंसेगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से आज लगातार बयानबाजी हुई और मामला पहले से ही क्लियर था। दोनों पार्टियां जो हैं तो पहले से मन बना चुकी थी। खास करके इंडिया ब्लॉक ने कहा भी था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद हमें नहीं दिया जाता तो हम कैंडिडेट उतारेंगे। तो आज करीब 11 बजे जब केसी वेणुगोपाल राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गए तो उन्होंने बात साफ तौर से कही कि हमें जो है तो डिप्टी स्पीकर चाहिए, आज ही फाइनल कर दीजिए, नाम तय कर दीजिए। लेकिन एनडीए की ओर से, राजनाथ सिंह की ओर से लगातार कहा गया कि जब इलेक्शन होगा तो उस समय हम विचार करेंगे, हम देखेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक के लीडर्स नहीं माने और उसका नतीजा ये रहा कि अब इतिहास की परंपराएं तोड़ते हुए, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया जाए। अब इलेक्शन होना है, कल इलेक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में ये दिखा जाए इस आर पार की लड़ाई में इंडिया ब्लॉक के सुरेश से हमारी बातचीत हुई। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने कहा कि ये भले ही हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन हम अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करना चाह रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ और रिएक्शंस भी जो है तमाम आज आते रहे, क्योंकि एनडीए भी दिखा रहा है कि वो कितना मजबूत है। वो सुन लेते हैं। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। अब जाहिर सी बात है, अपना कैंडिडेट उतारा गया, के सुरेश को लाया गया, तो स्ट्रेटजी जो बनानी थी, स्ट्रेटजी बनाने के बाद इसके पीछे तर्क क्या रखा गया कि ओम बिरला से शिकायत है। स्पीकर पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया उन्होंने अपनाया है। ये पहली शिकायत विपक्ष की थी। दूसरी शिकायत की 2 दिन में 146 सांसदों का निलंबन उन्होंने किया था, यह असंवैधानिक था। तीसरी शिकायत की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जो निलंबन हुआ था, जो कैश फॉर क्वेश्चन वाले मामले में, उसको लेकर भी ये तीसरी शिकायत है। जाहिर सी बात है, इसमें टीएमसी को साधने की पूरी कोशिश है। कनिका, यहां पर ये 3 शिकायतें, जाहिर सी बात है, आधार अपनी स्ट्रेटजी तैयार करता है, विपक्ष तो आधार भी तैयार करता है। तो आपको लगता है कि यहां पर फिर से अगर ओम बिरला आ जाते हैं तो फिर कैसा रवैया होगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो जिस दौरान उस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे और पहली बार संसद में इस तरह से हुआ था कि 146 सांसदों को निलंबित किया गया था और विपक्ष उस पूरे मामले को लेकर हमलावर भी रहा था। और अगर हम ओम बिरला की बात करें तो लगातार देखा गया कि विपक्ष ने एक नापसंदी जो है वो ओम बिरला को लेकर लगातार जाहिर की है, चाहे वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो या अदर पार्टीज के नेता हो, उनकी तरफ से जो है ये आरोप बार बार लगाया गया कि जो ओम बिरला है वो पक्षपात करते हैं, वो केवल सरकार को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये बोलना कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट उतारने का मकसद ये था कि ओम बिरला नहीं पसंद थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी प्लान ऑपोजिशन का रहा है या ये एक बड़ा तर्क हो सकता है। तर्क कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष को शक्ति प्रदर्शन करना है, विपक्ष को दिखाना था संसद के भीतर कि अब हम 234 के आंकड़े पे हैं, हम मजबूत विपक्ष के तौर पे मुद्दे उठाएंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बयान के बाद ये फैसला ऊपर नीचे हो गए
तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी अपनी जीत विपक्ष मानेगा। जैसे पीएम कहते आए हैं कि 99 सीट या फिर 100 सीट वालों को अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वो जीते, जबकि जीत के एनडीए आया है। इसलिए पीएम बार बार याद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50वीं बरसी है आपातकाल की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, कल भी देश को याद कराया था कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस को इमरजेंसी पर घेरा, कांग्रेस ने भारत के संविधान को रौंद दिया था, देश को जेल बना दिया था। बीजेपी देश भर में काला दिवस मना रही है। 50 साल काला दिवस, कांग्रेस को घेरा है। पीएम ने पोस्ट किया 25 जून इतिहास की काली तारीख, जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के फैसले की कीमत ना जाने कितने बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज के दिन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। 25 जून 1975 में इमरजेंसी, 21 मार्च 1977, पूरे 21 महीने चली। 49 साल पूरे हो गए, लेकिन लोगों के जहन में इतिहास का वो काला अध्याय आज भी जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर उस काले दिन को याद किया और कांग्रेस की नीतियां याद करवाई। उसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों को याद किया जिन्होंने इसका विरोध किया और इसकी कीमत चुकाई। पीएम ने इमरजेंसी 50 साल पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा। आपातकाल पर आर पार, 50 साल पहले लगा आपातकाल। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने देश में लागू रही इमरजेंसी। 1975 में लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। इमरजेंसी वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है और कांग्रेस मामले पर चुप्पी साधे रहती है। 18वीं लोकसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में आपातकाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आपातकाल की याद दिलाते हुए इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र में काला धब्बा कहा। उन्होंने कहा कि अब किसी की ताकत नहीं जो इमरजेंसी लगा दे। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। पीएम मोदी के बयान के बाद इमरजेंसी को लेकर कई सांसद और नेताओं के बयान आए। आरपीए के अध्यक्ष और बीजेपी के एनडीए गुट में शामिल रामदास आठवले ने कहा कि 25 जून भारतीय इतिहास में वो काला दिन है जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये संसद है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी ऊपर नीचे होता ही है। भारतीय जनता पार्टी के 1982 में 2 एमपी थे और भारतीय जनता पार्टी कई साल तक अपोजिशन में रही, लेकिन अभी वो 10 साल की सत्ता में आई है तो उन्होंने बताया कि हम सबको लेकर आगे चलेंगे। विपक्ष भी लोकतंत्र का एक पार्ट होता है, विपक्ष को साथ में लेकर भी चलेगी, उन्होंने बताया है। और 25 जून जो दिन है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, इसीलिए इसको काला दिन उन्होंने बताया। ये बात सही। रामदास आठवले के अलावा इमरजेंसी को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक में जेडीएस के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा वो लोग हाथ में संविधान लेकर संविधान की दुहाई दे रहे हैं जिन्होंने 25 जून को संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। It's right. Actually occurred in that time. That he remembered. He remembered that issue. What has happened at that time? These are all only gimmicks. What has happened? Any violation is there? Unnecessarily, this kind of thing is not going to be to lift the merit of the inside the parliament.
इमरजेंसी को लेकर बीजेपी देश भर में काला दिवस मना रही है। वहीं कांग्रेस हाथ में संविधान को लेकर संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को संसद से सड़क तक घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि केंद्र की सरकार संविधान की अनदेखी कर रही है और उन्हें संविधान को लेकर लोगों का साथ मिल रहा है। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है क्या वो नहीं जानते? गर्मी के कारण कितनी लोगों की मृत्यु हुई है क्या वो नहीं जानते? पूरा शिक्षा विभाग एकदम सबसे भ्रष्ट विभाग अगर देश में कोई है तो वो आज का शिक्षा विभाग है। एक तरफ कांग्रेस संसद में संविधान को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।